पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि शादियों का माहौल है तो डीजे वाले को तो अपन मना नहीं कर सकते भाई तू बंद कर। प्रकाश प्रभाव की सम्मित सिद्धांत के द्वारा व्याख्या, और उस व्याख्या में क्या असफल, वो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब चिरसम्मित सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई तो चिरसम्मित सिद्धांत ये कह जो था में जो यांत्रिकी सिद्धांत को कहा गया है। ये सिद्धांत ये कहता है प्रकाश तरंग की ऊर्जा है वो उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। भी तरंग किसी प्लेट सी पर आपतित होती है तो इस प्रकार की ऊर्जा प्लेट सी के इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा सी से जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और प्लेट सी से बाहर आ जाते हैं। मान लीजिए कि सिद्धांत ये कहता है कि ये जो प्रकाश हम आपतित करा रहे हैं, प्रकाश के कारण जैसे ही इसे 5 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से रोक रहा था, वो इसे रोक नहीं पाता और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर ये संग्राहक द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस संग्राहक प्लेट से होते हुए परिपथ में प्रवाहित होते हैं, का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, ये सिद्धांत ये कहता है। अब इस सिद्धांत में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये सिद्धांत ये भी कहता है कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, ठीक है, ये मैंने आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, तो जैसे हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। आपतित प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, या हम कहें कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये ऊर्जा प्राप्त होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होगी तो इस प्लेट सी से बाहर आने वाले प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और इस वजह से जो प्रकाश विद्युत धारा है उसके मान में भी वृद्धि हो जाएगी। यहां तक तो यह सिद्धांत ठीक था, लेकिन इस सिद्धांत में जब हम इसे तीव्रता आधारित सिद्धांत के आधार पर देखते हैं तो इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह जाती है। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो प्लेट सी है उसको जो ऊर्जा दी जा रही है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। अब देखो बच्चों समझना, ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई प्लेट सी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा, मान लीजिए उसको बाहर निकलने के लिए मैं काल्पनिक संख्या ले रहा हूं, 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराओगे तो इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि यदि प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो, यदि प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो तो ऐसी स्थिति में चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करा दिया जाए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करा दिया जाए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ये सिद्धांत इस बात को समझाने में पूरी तरह असफल रहा, क्योंकि ये सिद्धांत तो कहता है कि उच्च तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया है यानी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो 5 जूल ऊर्जा तो मिल ही जानी चाहिए, और मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि अगर आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से कम है तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करा दीजिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यह चिरसम्मित सिद्धांत की पहली असफलता थी। दूसरी असफलता क्या है? देखिए बच्चों, किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या हम कहें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उस पदार्थ में परमाणुओं पर निर्भर करती है, और किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुक भार में, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुक भार में, जैसे मैं कहूं कि कॉपर है, ठीक है ना, तो कॉपर का जो ग्राम अणुक भार है समथिंग मेरे ख्याल में 63 होगा, अंदाजन मैं बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, इतना ही है क्या बच्चों? 63 है क्या? कॉपर के लिए 29 होता है ना, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 29। चलो जो भी होती है,
मैं एक उदाहरण हाइड्रोजन का ले लेता हूं फिलहाल, क्योंकि हाइड्रोजन का मुझे याद है। या हम मान लीजिए हाइड्रोजन के अलावा और भी अगर हम पदार्थ ले, तो कोई भी अगर मैं पदार्थ लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, या मैंने मान लीजिए लोहा ले लिया, आयरन ले लिया जिसको हम Fe के नाम से जानते हैं, या मान लीजिए हमने कॉपर ले लिया, ठीक है, या फिर कोई अन्य प्रकार का धातु ले लिया, तो इसका जो ग्राम अणुक भार है, और जो ग्राम अणुक भार है वो कुछ ग्राम में ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम अणुक भार कितना है? हाइड्रोजन का ग्राम अणुक भार है 2.02 ग्राम। जो अणु भार है उसके पीछे ग्राम लगा दो, ग्राम अणुक भार हो जाएगा। केवल ग्राम अणुक भार में, जो कि 1 मोल के बराबर होता है, उसमें 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। अगर ऐसे ही मैं ग्राम, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 29 इसका, इसमें प्रोटॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो 29 प्रोटॉन है, तो लगभग मेरे ख्याल में 34 न्यूट्रॉन्स होंगे, और 34 को इसमें जोड़ोगे तो 63 के आसपास आएगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर 63.5 शायद यही होता है, ये इसका ग्राम अणुक भार होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 63.5 ग्राम कॉपर में, केवल 63.5 ग्राम कॉपर में 6.023 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। और अगर प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन भी मुक्त अवस्था में देवे, तो इसका मतलब यह है कि इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। बात को समझना, मेरी बात को। यह सिद्धांत ये कहता है, चिरसम्मित सिद्धांत कहता है कि तरंग जो आपतित हो रही है प्लेट सी पर, उस तरंग की जो ऊर्जा है, जो कि तीव्रता के रूप में हमारे पास में प्राप्त हो रही है, वो सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 जूल ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉनों में वितरित होती, तो एक के पास 0.25 जूल ऊर्जा ही पहुंचती, ठीक है। पर यहां तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 की घात 23 की कोटि की है। इसका मतलब यह हुआ, केवल 63 ग्राम की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब यह हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को जितनी भी ऊर्जा आ रही है वो इन सब इलेक्ट्रॉनों में बराबर बराबर बटेगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो ऊर्जा है उसका मान बहुत कम होगा, और अगर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय लगना चाहिए। यानी कि तुरंत इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा नहीं मिल सकती है जितनी उसे बाहर आने के लिए जरूरी है। और अगर उसे तुरंत ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत नहीं होगा। जब तक उसको बाहर आने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल जाएगी, तब तक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा था प्रायोगिक प्रेक्षण में कि जैसे ही प्रकाश आपतित कराया जाता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा उसे इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि चिरसम्मित सिद्धांत तो कहता है कि जितनी भी ऊर्जा है वो सभी इलेक्ट्रॉनों में बराबर बराबर बटेगी, सभी परमाणुओं को बराबर बराबर मिलेगी। तो जब सभी को बराबर मिलेगी तो इतनी जल्दी इतनी ऊर्जा कैसे इकट्ठी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत सारी है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो हम कहते हैं कि भाई सारी ऊर्जा इनको मिल गई इसलिए निकल गए। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मान है वो बहुत बड़ा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मान है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को उसके बाहर निकलने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को उसके बाहर निकलने के लिए अपन मान लेते काल्पनिक रूप से 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये 5 जूल ऊर्जा इकट्ठे करने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाश आपतित कराओगे तो लगातार प्रकाश आपतित कराने पर भी कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये चिरसम्मित सिद्धांत कहता है, लेकिन प्रयोग ये कहता है कि तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि जो हम आंखों से देख रहे हैं, जिसको हम प्रेक्षित कर रहे हैं, वो सही है या सिद्धांत सही है? तो हम कहेंगे भाई हमें सामने दिखाई दे रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हम प्रकाश विद्युत धारा के आधार पर ये बता सकते हैं कि तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब चिरसम्मित सिद्धांत जो है वो इस बात को पूरी तरह से समझाने में नाकाम है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि ये जो चिरसम्मित सिद्धांत है ये कहता है कि जब ये प्रकाश की जो तीव्रता है इसको हम बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, ये ऊर्जा जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है
कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा ज्यादा हो जाए यानी बढ़ जाए, यानी तीव्रता बढ़ाने पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। और अगर मिलने वाली ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कहां जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 5 जूल ऊर्जा ही देनी थी, हमने 5 जूल ऊर्जा के बराबर इसकी तीव्रता को बढ़ा दिया, लेकिन अगर मैं उससे भी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आपतित कराऊं तो इलेक्ट्रॉन को 5 जूल से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऊर्जा है वो कहां जानी चाहिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आ जाती है, और गतिज ऊर्जा के रूप में काम आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो प्लेट, तीव्रता बढ़ाने ऊर्जा अगर बढ़ेगी, प्लेट ए द्वारा, ये प्लेट ए है, इस प्लेट ए द्वारा इस रोकने के लिए अब पहले की तुलना में ज्यादा निरोधी लगाना पड़ेगा, यानी तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा के मान में तो वृद्धि होती है, लेकिन निरोधी विभव के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो चिरसम्मित सिद्धांत जो था वो असफल हो गया। उसकी असफलता के 3 कारण है, मुख्य कारण 2 हैं, ये जो तीसरा कारण बताए सप्लीमेंट्री है, पूरक कारक है, जो उन्हीं 2 कारकों का एक रूप है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की चिरसम्मित सिद्धांत के आधार पर व्याख्या, तो हम कहेंगे सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो आपतित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जब उन इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो उत्सर्जक प्लेट के आवरण के तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और ये संग्राहक प्लेट ए द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो प्रत्येक प्लेट 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1 कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को या तो ऊर्जा का जो मान ज्यादा प्राप्त होगा या ये ऊर्जा ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये ऊर्जा प्राप्त होगी या हम कहें ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक संख्या में बाहर आएंगे या तो, और या उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई तो उनको के लिए हमें तो निरोधी विभव अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें असफलता क्या थी? असफलता ये थी कि सिद्धांत कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर पर्याप्त ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए, और इस सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा तीव्रता बढ़ाकर दी जा सकती है। लेकिन यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो तो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करा लीजिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? यह सिद्धांत इस बात को समझाने में असफल था, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को जल्दी जाना चाहिए, तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, जल्दी बाहर आ जाना चाहिए, या हम कहें कि पर्याप्त ऊर्जा मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। परंतु हमने देखा कि आवृत्ति का मान यदि दहली आवृत्ति से कम हो तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे तीव्रता का मान कितना भी ज्यादा क्यों नहीं हो। दूसरा जो कारण था असफलता का वो ये कहता है कि चूंकि किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए जब आप कोई प्रकाश आपतित कराते हैं तो वो जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो सभी इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से वितरित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को इसका मतलब यह भी है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ऊर्जा इकट्ठा करने में इसे थोड़ा टाइम लगना चाहिए, यानी जैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। और अगर तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए ये सिद्धांत के अनुसार हमें प्राप्त होता है, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमने देखा था कि जैसे ही प्रकाश आपतित कराया जाता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है।
अब थ्योरेटिकल बात तो कहती है कि तुरंत नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिकल बात कहती है कि हो जाना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है इस प्रैक्टिकल तथ्य को, प्रायोगिक तथ्य को समझाने में पूरी तरह से विफल था। तो ये प्रश्न आता है बच्चों परीक्षा में बहुत बार, चिर सम्मित सिद्धांत की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो एक तो आपको दहली आवृत्ति वाला कारण लिखना है और एक आपको ये समय वाला कारण लिखना है कि इस नियम के, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगना चाहिए, लेकिन प्रायोगिक रूप से हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लेट सी पर प्रकाश आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। यानी प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता का मतलब आगे पीछे नहीं होते हैं, एक साथ ये घटनाएं संपादित होती है। ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि जो चिर सम्मित सिद्धांत है उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो रहा था। जब ये कठिन हो रहा था तो उस समय पर आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए एक नियम दिया। तो अगर हमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने का नियम समझना है, समीकरण समझना है, तो हमें पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझना होगा। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जब वो आया उस समय तो अपने आप में ये बहुत बड़ा भूचाल था, क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि जो तरंगे होती हैं वो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत ऊर्जा की स्रोत होती है, सतत ऊर्जा का स्रोत, यानी कि इनका कोई द्रव्यमान नहीं है। ये कण ये ऊर्जा है, तरंगे जो हैं वो क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, और जो ऊर्जा का रूप होता है उसे हम कण नहीं मान सकते। लेकिन प्लांक ने क्या कहा कि ये जो तरंग है, जो प्रकाश तरंग है, ये जब भी प्लेट सी पर आपतित होती है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहा है कि जो प्रकाश किसी स्रोत से आपतित होता है किसी भी समय पर, तो जब इस प्रकाश की इस वस्तु से अनुक्रिया होती है, इस प्लेट से सी से अनुक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश की किसी वस्तु से अनुक्रिया में, केवल अनुक्रिया में, रास्ते में नहीं, रास्ते में तो तरंग की तरह ही है, लेकिन अनुक्रिया में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे 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 बंडलों, पैकेटों के रूप में व्यवहार करता है। यानी कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो प्रकाश है उसे, प्रकाशीय ऊर्जा को ऊर्जा के छोटे 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 पैकेट्स यानी बंडल के रूप में गतिशील माना जा सकता है, संचरित होते हुए माना जा सकता है। यानी कि प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कणों का एक समूह है, कणों का एक समूह है। और इनमें से जो प्रत्येक कण है, वो जो कण है वो सामान्य कण की तरह नहीं है, वो ऊर्जा के एक छोटे पैकेट के रूप में है, ऊर्जा के एक छोटे स्रोत के रूप में है, ऊर्जा के एक छोटे भाग के रूप में है। और ये जो ऊर्जा का छोटा भाग है, इसे उन्होंने ऊर्जा यानी प्रकाश का क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है जब किसी चीज को हम कहते हैं ये क्वांटीकृत है, असतत है, विविक्त है, तब हम कहते हैं कि ये एक जैसे छोटे 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 बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, और वो जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उस सबसे छोटे हिस्से को हम कहते हैं क्वांटा। जैसे आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन है, जब हम कहते हैं कि 2 कूलाम आवेश, तो इसका मतलब 2 कूलाम का ये एक आवेश नहीं है, ये बहुत सारे छोटे 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 आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, और प्रत्येक आवेश बराबर है, उस प्रत्येक आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश ई के बराबर है, और इसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटा। तो ऐसे ही इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग नहीं है, ऊर्जा का सतत रूप नहीं है, ये भी ऊर्जा के छोटे 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 पैकेटों से मिलकर के बना हुआ है, और जो प्रत्येक पैकेट है ऊर्जा का जो प्रत्येक बंडल है उसको हम कहेंगे प्रकाश का क्वांटा या ऊर्जा का क्वांटा। इसको इन्होंने फोटोन का नाम दिया। ये जो शब्द है फोटो, फोटोन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस ऑन, फोटो प्लस ऑन। फोटो को हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश, और ऑन जो है वो कणों के लिए काम में लिया जाता है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, ग्रेविटॉन,
ये सब कणों के लिए काम में लिया जाता है, तो इसको हमने कण माना इसलिए ऑन काम में लिया, और प्रकाश का कण था इसलिए फोटो। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि भाई फोटो तो जो हम वो खिंचा के आते हैं छाया चित्र, उसको कहते हैं। एक्चुअल में उस छाया चित्र को स्नैप कहा जाता है। उस छाया चित्र को फोटो नहीं कहा जाता है, उसको हम कहते हैं स्नैप। तो फिर फोटो शब्द हम यहाँ काम में क्यों लेते हैं? फोटो शब्द हम इसलिए काम में लेते हैं कि वो जो छाया चित्र है, फोटो यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही लिया जा सकता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं लिया जा सकता। जब भी प्रकाश आपके चेहरे से टकरा करके कैमरे में प्रवेश करता है, तो ही आपका छाया चित्र जो है उस कैमरे में दिखाई देगा, अन्यथा आपका चित्र छाया चित्र कैमरे में दिखाई नहीं देगा। अंधेरे कमरे में कोई फोटो खिंचवा सकता है क्या? अरे अंधेरे कमरे में फोटो खिंचवा सकते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं खिंचवा नहीं, सकते। नहीं सर, नहीं खिंचवा सकते ना। तो वो जो आपने फोटो खिंचवाया ना, एक्चुअल में वो फोटो नहीं है, वो फोटो यानी प्रकाश की वजह से आपका छाया चित्र लिया जा सका, इसलिए उसको हमने फोटो नाम दे दिया। मैं तो फोटो खिंचवा के आया हूं। फोटो खिंचवा के मतलब मैं प्रकाश को कैमरे में कैद करवा के आया हूं, जो मेरे चेहरे पर गिरा, जो मेरी बॉडी पर आपतित हुआ, जो मेरी बॉडी से परावर्तित हुआ, उस प्रकाश को मैं कैमरे में कैद करवा के आया हूं। इसलिए हम कह देते हैं फोटो खिंचवा के आए। जो आप खिंचवा के आए तो उसको हम कहते हैं हिंदी में छाया चित्र, अंग्रेजी में कहते हैं स्नैप। और आपने कंपनी का नाम भी सुना होगा, स्नैपडील। स्नैपडील नाम सुना है ना? तो स्नैपडील में जो स्नैप है उसका मतलब क्या है? छाया चित्र। और डील का मतलब है सौदा, यानी छाया चित्र देखो और सौदा करो। ठीक है। और इसको कई लोग जो है वो पिक्चर भी बोल देते हैं। कई लोग इसको पिक्चर भी बोलते हैं कि ये पिक्चर है, लेकिन फोटो जो शब्द है वो प्रकाश के लिए काम में लिया गया। अब इसके साथ में जो प्लांक है, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में है, और हर छोटा पैकेट जो है उसे हम प्रकाश का क्वांटा कहेंगे, जिसका नाम है फोटोन। उन्होंने कहा कि जो फोटोन की ऊर्जा है ई, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति के समानुपाती। फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है। इस प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट काम में लिया जाता है एच, जिसे हम कहते हैं प्लांक का नियतांक या प्लांक नियतांक। इसका जो मान होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। साथ में इन्होंने एक बात और कही जो यहां पर नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ये कहा कि जो फोटोन की ऊर्जा है, ध्यान से सुनना, एक फोटोन की ऊर्जा, कितने फोटोन की ऊर्जा? एक फोटोन की ऊर्जा, ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति के समानुपाती है। लेकिन जो फोटोनों की कुल संख्या है, किसी भी प्रकाश में कितने फोटोन होंगे, किसी बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश में, किसी ट्यूबलाइट से उत्सर्जित प्रकाश में, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश में, या किसी अन्य स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश में, इन फोटोनों की संख्या कितनी होगी, ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। फोटोनों की संख्या निर्भर करती है तीव्रता पर। जितनी ज्यादा तीव्रता उतने ज्यादा फोटोन। तो एक फोटोन की ऊर्जा जो है, यानी प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो तो निर्भर करेगी आवृत्ति पर, और जो फोटोनों की संख्या है वो निर्भर करेगी तीव्रता पर। यानी तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, और अगर आवृत्ति बढ़ाओगे तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। अब इसको मैं दो तरीके से ले रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हमने तीव्रता बढ़ाई तो जितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे थे, अब उससे ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे, यानी उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। अब थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि फोटोन है किसी स्कूल से निकलने वाले बच्चे, ठीक है ना, और जो तीव्रता है वो है, मान लीजिए उस स्कूल से उन बच्चों को कक्षा में बैठाने के लिए दिए गए निर्देश। ध्यान से समझना मेरी बात को, कक्षा में बैठाने के लिए दिए गए निर्देश है तीव्रता। अगर मैं बहुत तेजी से निर्देश दूं, ज्यादा तेज आवाज में निर्देश दूं, तो क्या होगा, वो दूर तक खड़े हुए बच्चों के पास में भी पहुंचेगी, और वो जो बच्चे हैं वो क्लास में चले जाएंगे। ठीक है। अगर मैं धीमे यानी कम तीव्रता से निर्देश दूं,
तो कम बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचेगी और कम बच्चे क्लास में जाएंगे। यानी तीव्रता बढ़ाने से जो क्लास में जाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ी। ठीक है ना। अब मान लो कि मैं उन बच्चों को थोड़ा सा सख्ती से कहता हूं, ये जो शक्ति है इसको मान लो आवृत्ति, लेकिन सख्ती से मैं धीमे बोलता हूं, तो धीमे बोलने पर संख्या बढ़ेगी या बच्चों के क्लास में जाने की स्पीड बढ़ेगी? बताओ बच्चों। बच्चों के जाने की स्पीड। संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना, नहीं। क्योंकि मैंने तो धीमे बोला। धीमे बोलने का मतलब मेरी आवाज ज्यादा दूर तक तो जा ही नहीं रही। तो इसका मतलब यह हुआ कि आवृत्ति बढ़ाने से संख्या नहीं बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ाने से संख्या नहीं बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तेजी से जाएंगे मतलब ऊर्जा बढ़ेगी। तो तीव्रता बढ़ाने से संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती है। फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। और आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है लेकिन संख्या नहीं बढ़ती। ठीक है। अब देखो, मान लीजिए कि आपने व्यू आवृत्ति का एक प्रकाश आपतित कराया और इसकी तीव्रता रखी आपने I1। ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 फोटोन उत्सर्जित हुए, इस I1 तीव्रता पर 2 फोटोन उत्सर्जित हुए, प्रत्येक की ऊर्जा 2 जूल है। 2 जूल, टोटल ऊर्जा कितनी हो गई बच्चों? 4 जूल। ठीक है। अब मैंने आवृत्ति बढ़ा दी तो अब फोटोनों की संख्या बढ़ गई। अब 2 की जगह 3 फोटोन उत्सर्जित होने लगे, लेकिन प्रत्येक की ऊर्जा अभी भी कितनी है? 2 जूल ही है। पर जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा अगर मैं देखूं तो वो कितनी हो गई है? 6 जूल। ठीक है। अब दूसरा, अब की बार मैंने क्या करा? आवृत्ति को कांस्टेंट रखा। 2 फोटोन इससे उत्सर्जित हुए, दोनों की ऊर्जा 2 जूल, 2 जूल, जब इसकी आवृत्ति व्यू 1 है। टोटल ऊर्जा कितनी हो गई? 4 जूल। ठीक है। अब मैंने क्या किया? आवृत्ति को बढ़ा दिया, तीव्रता नहीं बढ़ाई। तीव्रता नहीं बढ़ाई तो फोटोनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन फोटोन की आवृत्ति बढ़ाने के कारण ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब 2 की जगह हो जाएगी मान लो 3 जूल। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो गई? 6 जूल। यानी कि टोटल ऊर्जा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक फोटोन की ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी फोटोन है उनकी कुल ऊर्जा तीव्रता बढ़ाने पर भी बढ़ती है और आवृत्ति बढ़ाने पर भी बढ़ती है। तो कुल ऊर्जा तो तीव्रता बढ़ाने पर भी बढ़ेगी और आवृत्ति बढ़ाने पर भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो इस नियम के अनुसार तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, फोटोन, तीव्रता बढ़ाने से प्रत्येक फोटोन जो उत्सर्जित हो रहा था उनकी संख्या में वृद्धि होगी लेकिन ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी। कान खोल करके ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। तीव्रता बढ़ाने से किसी स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है, फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है। जबकि आवृत्ति बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि होती है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, लेकिन उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। ऊर्जा में वृद्धि होती है पर संख्या में वृद्धि नहीं होती। अब ये जो फोटोन है इसके गुण क्या क्या है? सबसे पहली बात कि जो फोटोन है, चूंकि ये प्रकाश तरंग के का ही एक कण है, प्रकाश तरंग को ही कण के रूप में माना गया है, इसलिए जितनी तरंग की ऊर्जा होती है उतनी ही इस फोटोन की ऊर्जा भी होगी। यानी फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रश्न आता है परीक्षा में बहुत बार, फोटोन का वेग कितना होता है? आप लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चाहे वो ज्यादा ऊर्जा का फोटोन हो और चाहे वो कम ऊर्जा का फोटोन। फोटोन का वेग फिक्स है, उसकी ऊर्जा ज्यादा हो चाहे कम हो, उसका वेग फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात, चूंकि फोटोन कण है और कणों का तो द्रव्यमान होता है, लेकिन फोटोन ऐसा कण है जिसका विराम अवस्था में द्रव्यमान 0 होता है। विराम द्रव्यमान 0 होता है। गतिशील अवस्था में पता नहीं। फोटोन कण है तो इसमें आवेश भी हो सकता है। क्या इसमें आवेश होता है? तो हम कहेंगे नहीं,
फोटोन विद्युत उदासीन होता है। इसलिए अगर मैं इस फोटोन को प्लस माइनस दो सिरों के बीच में यानी विद्युत क्षेत्र में से गुजारूं तो ना तो ये प्लस की तरफ आकर्षित होगा ना ये माइनस की तरफ, ये सीधा निकल जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र से ये विक्षेपित नहीं होगा और ना ही इस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र से भी विक्षेपित नहीं होगा। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, विराम द्रव्यमान शून्य है, विद्युत उदासीन है। फोटोन की ऊर्जा और उसका जो संवेग है वो नियत रहेगा, लेकिन तब तक ऊर्जा नियत रहेगी फोटोन की जब तक कि प्रकाश की आवृत्ति नियत रहेगी। आवृत्ति बदल गई तो समझ लो कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो भी बदल जाएगी। ठीक है, फोटोन की जब फोटोन से टक्कर होगी या फोटोन की जब इलेक्ट्रॉन से टक्कर होगी तो जो कुल ऊर्जा है और जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी ये जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर होगी। फोटोन की किसी पदार्थ से जब अन्योन्य क्रिया होगी तो ये प्रत्यास्थ टक्कर होगी और फोटोन का जो चक्रण है उसका जो मान है वो 1 होता है। और इसका मतलब ये है कि जब फोटोन किसी से अन्योन्य क्रिया करेगा तो जिससे भी अन्योन्य क्रिया ये करेगा वो फोटोन की ऊर्जा का कोई एक हिस्सा नहीं लेगा, उस पूरी ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेगा। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि प्रकाश तरंग जब किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करती है तो ये एक कण पैकेटों की भांति, छोटे छोटे बंडलों के भांति व्यवहार करती है। ये जो प्रत्येक छोटा पैकेट है, छोटा बंडल है, इस बंडल को हम कहते हैं प्रकाश या प्रकाशीय ऊर्जा का क्वांटा। प्रकाशीय ऊर्जा का प्रकाश का क्वांटा या प्रकाशीय ऊर्जा का क्वांटा, और इसको नाम दिया गया है फोटोन। साथ में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि फोटोन की जो ऊर्जा है ई, एक फोटोन की ऊर्जा वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इस प्रपोर्शन को हटाने के लिए एक h काम में लिया गया तो hv, यानी प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यूटन। ठीक है, और इसके कुछ गुण हैं जिनको हम एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटोन विद्युत उदासीन होता है, फोटोन की जो टक्कर है वो किसी भी कण से वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है जिसमें कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहता है, और फोटोन जब किसी से अन्योन्य क्रिया करता है तो ऊर्जा का आंशिक अवशोषण नहीं होकर के पूर्ण अवशोषण होता है। ये हमने फोटोन के गुण देखे।